हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड के, 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे हिंदी के, और बाकी जो बचे वो रहेंगे जीके के क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर रोज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी लोग उसका उत्तर बताते भी हैं। इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है, बाकी इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। पहला यहाँ प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया है, इसे दिया गया? काठगोदाम, देहरादून, टनकपुर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको बताना है। अब बात करते हैं कल के प्रश्न की, जो कल का प्रश्न था हमारा उसकी। तो कल का प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। कई लोगों ने जैसे अभी देखेंगे कि जो 5 जून है वो भी दिया हुआ है, अभी देखेंगे। और कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है ये भी बताने को कहा था। कोरोना वायरस डिजीज यहाँ पर लगभग सही उत्तर इसका दिया हुआ है। तो जैसे कई लोगों ने जैसे 5 जून दिया था, लेकिन वो विश्व पर्यावरण दिवस है, वो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस वो अलग है, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, तो अगर ये 5 जून भी रहता ऑप्शन में तो ये भी रहता, तो इनका 1 नंबर यहाँ पर जा सकता था। तो लगभग जैसे इन्होंने भी 5 जून। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको सभी को पता लग ही गया है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज हमारा पहला प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अलंकार भी अब सिलेबस में है, पहले तक नहीं था, फिर अलंकार भी है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, जैसे आपने इसको पूरा पढ़ा होगा, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ, तो इसी तरह से एग्जाम में ये प्रश्न बना था। अनुप्रास, सलेस, अतिशयोक्ति या फिर यमक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है सलेस अलंकार है। सलेस में क्या होता है कि अर्थ यहाँ पर चिपके रहते हैं। जैसे इसमें 3 पानी से रहीमन पानी राखे, 3 पानी, जैसे पहले पानी का अर्थ है चमक है, दूसरे पानी का अर्थ जैसे इज्जत या प्रतिष्ठा के रूप में, तीसरा जो पानी है उसका अर्थ है जैसे चून, यानी कि उस जल के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें है सलेस अलंकार। अतिशयोक्ति में जैसे किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर, ये अतिशयोक्ति जैसे वर्तनी में भी आएगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा अति, ये यहाँ पर क्योंकि हम लोग जैसे क्या होता है कि 100 को आधा लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखेगा अतिशयोक्ति तो इसी तरह से लिखा जाता है, वर्तनी में भी आएगा ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें होगा सलेस अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु थे। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, हर रोज़ आपके लिए अलग अलग नए क्वेश्चन रहते हैं, ये नहीं कि कुछ वही क्वेश्चन रहते हैं। तो सूरदास के गुरु कौन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर व्यासाचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कबीरदास जी के गुरु, ये भी सीधे सीधे एग्जाम में बनता है, कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद, बहुत बार एग्जाम में बना है रामानंद। तुलसीदास के गुरु कौन थे, ये भी सीधे सीधे एग्जाम में बनता है नरहरिदास, तो ये भी आपको याद रखना है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास और रामानंद कबीर के गुरु, तो इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको संधि बतानी है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, इनमें से बताना है। अनुवेधन, अनुधन वेषण, अनुवेदन क्षण या फिर अनुधन ऐषण, इसका कौन सा सही शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुधन ऐषण। तो ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ये बनेगा अनुवेषण। इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें संधि होगी यण संधि, यण संधि। और यण संधि ही स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि जैसे 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये इसमें होगा स्वर संधि, और स्वर संधि में यण संधि, अनुधन ऐषण, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा बिल्कुल सही। यण संधि में पहचानने की ट्रिक क्या है कि जैसे कोई ना कोई अधूरा शब्द मिल जाएगा, फिर यो वो, इस तरह से जैसे यो वो, जैसे यहाँ पर भी वो आप देख रहे होंगे, तो ये भी यहाँ पर है, यो भी आपको देखने को मिला किसी में, जैसे रीत्य अनुसार, तो यहाँ पर यो मिल गया, तो इसमें भी यण संधि होगी। तो यहाँ पर यो और कोई ना कोई अधूरा शब्द देखने को मिलेगा, तो आप पहचान लेंगे कि इसमें यण संधि ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। जब आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर भरने के लिए निश्चित रूप से बहुत से प्रश्न मिलेंगे।
यहाँ पर भी आपको भरना है, यहाँ पर भी। और दोनों शब्दांश हैं, कौन है इनमें से आपको चुना, संधि समास है, क्रिया समास है, संज्ञा विशेषण है या फिर उपसर्ग पढ़ते हैं। दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। कौन है? तो यहाँ पर आएगा उपसर्ग, पहले पर आएगा उपसर्ग और यहाँ पर अपने आप ही फिर प्रत्यय आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन एक ही हमारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यौ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत यानी कि दंत्य, तालु या फिर मूर्धा। तो ये दिक्कत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यौ का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे आपने यौ व र ल व, तो अंत्यस्थ व्यंजनी में सिर्फ आपने पढ़ा है, तब यहाँ पर आपका यहाँ पर क्योंकि इसमें कुछ इस तरह का ऑप्शन ही है नहीं, तो इसमें हो जाएगा यौ है, ये हो जाएगा तालु। इसमें कौन सा आता है? ईस यज्ञ, ईस यज्ञ, यहाँ यो भी तो आ गया, ग्यों भी आ गया, सौ भी आ गया, ये होते हैं तालु में, यानी कि चौ वर्ग में आता है, चौ वर्ग में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये ईस यज्ञ भी है। ये ईस यज्ञ किस लिए? क्योंकि ये ई जो है बड़ी, ये भी इसमें ही आता है तालु में। 100 ये वाला 100, तो तालब भी 100, ये आप पढ़ते हैं ना, तालब भी 100। और ईस यज्ञ तो यौ, ये भी तालु में, और ग्यों, तो ईस यज्ञ, ये मैंने इसलिए बताया आपको ईस यज्ञ क्योंकि इनमें से ई किसमें है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में तालु। ये 100 ये भी खैर आता ही आता है, यौ ग्यों, तो ये सब आपको याद रखना है। यौ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? वैसे बात तो सही है ना इसमें कि योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, तो योग्य इसमें से क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, फिर गुणवाचक है। तो योग्य यहाँ पर जैसे कोई परिमाण नहीं, कोई संख्या, जैसे संख्या की तो बिल्कुल बात नहीं, सार्वनामिक भी नहीं क्योंकि ये गुण है ना योग्य, तो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो एक गुण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो गए हैं। अब बात करते हैं जिसका आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, उत्तराखंड के क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न हमारे सामने, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया? अच्छा क्वेश्चन है और सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है ये प्रश्न। 1996, 98, 97 या फिर 99। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996 में। अगर 95 भी रहता तो अगर है नहीं यहाँ पर, जैसे यूकेपीएससी ने एक बार 95 दिया था उत्तर, तो क्योंकि अब आयोग भी ऐसा कर रहा है कि जैसे जो थोड़े जिसमें रहता है कि 95, 96, तो विवाद वाले क्वेश्चन से आयोग अब नहीं दे रहा, तो 1996 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली बात याद को रखना है, मैती आंदोलन। एक ही प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि जो मैती आंदोलन है किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत ने। एक प्रश्न तो यहाँ से भी बन गया। और कब हुआ, प्रारंभ किया था? तो 1996 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मैती आंदोलन में होता क्या है कि जो बर वधू होते हैं, बरब्योली होते हैं, वो जैसे शादी के अवसर पर पौधा रोपते हैं, तो पौधा रोपते हैं तो उसकी जो ये पौधा लगाएंगे तो उसके जो रक्षा करेंगे पौधे की, वो करेंगे लड़की के मायके वाले, तो मायके यानी कि मैती, तो मैत जो होता है, तो मैती, इसलिए मैती आंदोलन चलाया गया। वैसे ये चमोली में शुरू किया था क्योंकि मैती आंदोलन वहीं के जो टीचर रहे थे पहले, कल्याण सिंह रावत, तो इनके द्वारा ही ये शुरू किया गया था। वैसे कुमाऊं में तो ये मैंने देखा नहीं, लेकिन ये क्या अगर आपको पता हो कि ये सिर्फ चमोली में ही है या पूरे जो गढ़वाल है पूरे सभी जगह होता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा क्योंकि मैंने इस बारे में ज़्यादा पढ़ा है नहीं, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1996 में, कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन 1996 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की काष्ठ कला के लिए जानी जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थारू, राजी, भोटिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजी जनजाति। राजी जनजाति लकड़ी की काष्ठ कला या फिर ये शिल्पकला के लिए भी जानी जाती है। लकड़ी की काष्ठ कला इसके लिए ये जानी जाती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजियों के जो इनका आवास होता है उसको कहते हैं रोतुड़ा। रोतुड़ा इनकी बोली है मुंडी। ये राजी जनजाति कहाँ रहती है? तो ये रहती है पिथौरागढ़ में। इनकी सबसे कम आबादी है, या काष्ठ कला के लिए, लकड़ी की काष्ठ कला के लिए, शिल्पकला के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, राजी जनजाति। राजी जनजाति जंगल का राजा बनरावत, इनकी सबसे कम आबादी है, और तो ये थारू ऑप्शन में इनकी सबसे ज़्यादा आबादी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्यतः किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए की गई थी? हाथी, तेंदुआ, कस्तूरी मृग या फिर भालू? तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना, स्पेशली उत्तर प्रदेश में उस समय 1972 में। और ये वर्तमान में चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में है, और क्षेत्रफल इसका 967 वर्ग किलोमीटर है। तो कस्तूरी मृग के लिए
केदारनाथ बन्नी जीव विहार की स्थापना, और ये हमारे अभी चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद 2 जिलों में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित था विज्ञान प्रौद्योगिकी से, गरीबी उन्मूलन से, प्राकृतिक आपदा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सूर्य होप। आपने भी बिल्कुल सही सोचा है, प्राकृतिक आपदा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। प्राकृतिक आपदा कौन सी? तो ये केदारनाथ आपदा जो कि 16 से 17 जून 2013, उसको तो खैर कोई नहीं भूलेगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऑपरेशन सूर्य होप एग्जाम में प्रश्न आता है। उस समय ये चलाया गया था। कब से चलाया गया था? क्योंकि 17 जून से ये चलाया गया था 2 जुलाई तक। 17 जून से 2 जुलाई तक ये चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप। और इसमें जैसे 2 जुलाई तक चलाया गया था और 25 जून को ही गौरीकुंड के पास, गौरीकुंड कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में ही है, गौरीकुंड के पास, केदारनाथ के पास। तो वहाँ आर्मी का एक जो हेलीकॉप्टर था वो भी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसका नाम था MI-17V। तो ये भी एग्जाम बन सकता है कि किस तारीख को गौरीकुंड के पास सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो 25 जून को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सूर्य होप। प्राकृतिक आपदा से ये संबंधित है। ये भी पहले एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, पर इस तरह से नहीं, अलग तरह से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड में औद्योगिक का समग्र विकास करते हुए 2022 तक कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 15%, 25%, 29% या फिर 30%? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25%। कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड में औद्योगिकी का समग्र विकास करते हुए 2022 तक 25% ये वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ डैम दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या सिर्फ एक नंबर के लिए टिहरी डैम कहाँ है, किसाऊ डैम कहाँ पर है, या फिर जनपद, या फिर नदी, या फिर मेगावाट, इस तरह से आपके सामने प्रश्न रहेंगे। टिहरी डैम, भागीरथी और भिलंगना बिल्कुल है, सभी को पता है। टिहरी डैम, भागीरथी और भिलंगना बिल्कुल है। किसाऊ बांध, किसाऊ डैम टॉन्स नदी पर, यह भी बिल्कुल है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर, तो यही हो जाएगा गलत, क्योंकि कोटेश्वर डैम सरयू ना होकर के ये है भागीरथी पर। भागीरथी पर है, 400 मेगावाट का है। क्योंकि जैसे टिहरी डैम 1000 में है, तो बाकी जो ये बच्चा कोटेश्वर ये उनसे ही आगे है, तो ये 400 मेगावाट का है। भागीरथी पर है कोटेश्वर डैम। और लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून में, तो ये भी है लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर ना होकर के भागीरथी पर नदी पर। टिहरी बांध तो न जाने, खैर और भी जितने एसएससी या फिर कोई भी जो एग्जाम होते हैं हर जगह आता है। लखवाड़ बांध ये भी इसमें पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में पिछली बार। कोटेश्वर, सभी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा कोटेश्वर डैम, यहाँ पर सरयू ना होकर के होगा भागीरथी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस जनपद में है? पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत या फिर रुद्रप्रयाग? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे कम तो खैर रुद्रप्रयाग, ये तो होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में कौन सी जनजाति? तो थारू। अभी इस जो पहले प्रश्न आया था मैंने आपको बताया था, थारू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन आएंगे? तो फिर जाएंगे हम देहरादून की तरफ। फिर देहरादून की तरफ जाएंगे तो वहाँ जौनसारी, फिर उसके बाद कौन? भोटिया, फिर बोक्सा, फिर राजी। तो इस तरह से ये है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और आर। तो इस तरह से प्रश्न है, कुछ अलग तरह से बना है, इस तरह से भी देखने को मिलेंगे प्रश्न। टिहरी गढ़वाल की सीमा 7 जनपदों से लगती है, कथन ए है। और कथन जो आर दिया है यहाँ पर, कथन और कारण दिए हैं। सुरकंटा देवी मंदिर एवं विश्वनाथ गुफा पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ए और आर, ए सही है, आर गलत है। और माना अगर ए सही है और आर गलत है तो आपको ये करना है, माना कि ये वाला गलत है, आर सही है, ए गलत है, यानी कि ये वाला सही है। तो ये इसको इस तरह से आपको बताना, ए आर दोनों सही है या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि टिहरी गढ़वाल की सीमा 7 जनपदों से ना लग करके इसकी सीमा 4 जनपदों से लगती है। ये 7 जनपद हुआ पौड़ी है, तो पौड़ी की जो लगती है 7 जनपदों के साथ। और ये सुरकुंडा देवी मंदिर ये टिहरी में, विश्वनाथ गुफा हिंदाव पट्टी ये भी टिहरी में। तो यहाँ पर ये उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है 1 नंबर के लिए, किस जनपद की सीमा 7 जनपद से लगती है 1 नंबर के लिए, जैसे पौड़ी। सुरकुंडा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, सुरकूट पर्वत पर स्थित है टिहरी में। तो इस तरह से भी 1 नंबर के लिए प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया था? 1959, 1965, 1960, 1969? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 नहीं है, 1960 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मीठा रीठा साहिब है कहाँ? तो ये चंपावत में आता है, चंपावत में।
लधिया एवं राटिया नदी बहती है इधर, और 1960 में इसका निर्माण कराया गया था। तो मीठा जो रीठा ये है इधर, ये हो जाएगा 1960 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, चंपावत जनपद में। और मीठा जो रीठा है इसका वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमारा जिनेटिस। तो ये मीठा जो मीठा रीठा है इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, सेपिंडस एमारा जिनेटिस। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ धाम दिए हुए हैं, एक तरफ ऊंचाई दी हुई है। बद्रीनाथ धाम किसकी कितनी ऊंचाई है? तो केदारनाथ धाम जो कि सबसे ऊंचाई पर है, तो केदारनाथ की 35-84 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है यमुनोत्री 32-35, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक। गंगोत्री 3048 ये भी सही है। बद्रीनाथ 31-33 ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी के सभी सही हैं, तो किसी ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए इस पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लगातार इस तरह से सही हैं। पर ये ऑप्शन तो खैर आपका ऑप्शन तो दोस्तों खैर आपका उधर काम आएगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इनकी ऊंचाई याद रखनी है। इनकी अवस्थिति कहाँ है? बद्रीनाथ की 31-33 चमोली में, केदारनाथ 35-84 रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री 3048 उत्तरकाशी, यमुनोत्री 32-35 उत्तरकाशी। तो इस तरह से है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अमर्त्य सेन, सुखमोई चक्रवर्ती, जीएस चड्ढा या फिर महबूब हक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महबूब हक। इनके द्वारा ये किया गया था मानव विकास की अवधारणा, और उसमें इनका साथ दिया था अमर्त्य सेन, इनके द्वारा ये दिया गया था। ये 1990 के आसपास आई थी। मानव विकास की जो सूचकांक है यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ पर पूछा गया है, जनवरी 2003 में, अक्टूबर 2003 में, अप्रैल 2003 में या फिर जनवरी 2004 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था जनवरी 2004 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इसके पहले अध्यक्ष थे। या फिर माना इस जनवरी अक्टूबर इस तरह से ना रहे तो सीधे जनवरी 2000, ये सीधे 2004, 2005 या फिर 2000 इस तरह से मिले तो सही है, लेकिन पर 2004 जनवरी 2004 ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पराग्वे, बोल्विया, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे ये आपको यहाँ पर बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, बिन तुगलक और इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है C++। अब यहाँ पर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको भरना रहेगा कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है C++, या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा C++, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। अब दोस्तों ये हो गए हमारे क्वेश्चन यहाँ पर जीके वाले समाप्त। अब फिर से उत्तराखंड यहाँ पर आ गई है। 1223 में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था? अशोक चल्ल, कराचल्ल देव, तैमूरलंग या ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव में तो खुद ही कत्यूरी का शासक था, तो तैमूरलंग तो 1398-99 में उस समय आया था। तो 1223 में हो जाएगा अशोक चल्ल। 1223 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1223 में हो जाएगा अशोक चल्ल, और उससे पहले हो जाएगा ये नहीं अशोक चल्ल नहीं, 1223 में कराचल्ल देव है। अशोक चल्ल आया था 1191 में। अशोक चल्ल 1191 में, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया था। अशोक चल्ल 1191 में, कराचल्ल देव का 1223 का। तो 1191 हो जाएगा अशोक चल्ल का, 1223 हो जाएगा कराचल्ल देव का। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? फतेह शाह, मेदिनी शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। तो इसका सूत्र हो जाएगा, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो फतेह शाह के दरबार में रहते थे नवरत्न। फतेह शाह के बाद फतेह शाह पृथ्वीपति शाह के बाद आए थे, और पृथ्वीपति शाह के बाद जो गद्दी पर बैठे थे उपेंद्र शाह, फिर प्रदीप शाह। फतेह शाह
के बारे में उसे कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में रतन कवि हुआ करते थे। उन्होंने फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखा था, फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और इनके समय कहा जाता है कि फतेह शाह के समय इन्होंने कहा है, जो रतन कवि हैं इन्होंने कहा है कि फतेह शाह के समय इतनी सुख शांति थी कि लोग अपने जो घरों में ताले होते हैं वो भी नहीं लगाते थे करके। तो ऐसा कहा है रतन कवि ने, और फतेह प्रकाश इन्होंने लिखा है। तो नवरत्न इनके दरबार में थे। तो नवरत्न, तो जैसे इनको फिर नवरत्न से अकबर के दरबार में भी थे, तो नवरत्न इनके दरबार में भी थे, फतेह शाह के दरबार में। तो इनको गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी, ये सब इनको कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1856 में देवीधुरा से पूरा पाषाणिक सभागार की खोज किसने की? हेनवुड, यशोधर मठपाल, डी शर्मा या फिर यशवंत कटोच? तो इसका उत्तर हो जाएगा यशोधर मठपाल ने तो नहीं, फटकानौली और पेटसाल की थी इन्होंने। इसका उत्तर हो जाएगा हेनवुड। हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा से पूरा पाषाणिक ये इनकी खोज की थी, पूरा पाषाणिक सभागार की खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनवुड को। हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, देवीधुरा से 1856 में। अगला क्वेश्चन है गढ़तांगली दर्रा स्थित है। तो एक ही दर्रा आएगा एग्जाम में, कुछ दर्रे जैसे मिलाने के लिए भी आ सकते हैं, कौन सा सुमेध नहीं, इस तरह से भी, लेकिन सिर्फ जैसे कि गढ़तांगली दर्रा स्थित है और एग्जाम में आया हुआ है, इसको मान लीजिए चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़तांगली दर्रा, ये है उत्तरकाशी में। ज़्यादातर दर्रे जो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दर्रे क्या होते हैं, जैसे जोड़ने वाले दर्रे रास्ते होते हैं, जैसे ये 3 जिले, जैसे यहाँ पर उत्तरकाशी है, यहाँ पर चमोली, यहाँ पर पिथौरागढ़, तो ज़्यादा दर्रे आपको यहीं देखने को मिलेंगे इन्हीं सीमांत जनपदों में। तो गढ़तांगली दर्रा जो है ये हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है या किसने लिखी, ये आपको यहाँ पर बताना। अभी जैसे प्रश्न आया था कि जो काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है शिल्पकला के लिए, तो राजी जनजाति थी। तो ये अलग क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है जुगल किशोर, यशोधर मठपाल, गोविंद चातक या फिर शिवानंद नौटियाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर यशोधर इनकी है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प। कुमाऊं की चित्रकला ये भी इन्हीं की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फड़कानौली और पेटसाल की खोज भी की थी उन्होंने, पेटसाल 89 में, फड़कानौली 85 में, 1985। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 6 भागों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में, और कहीं आपको 4 भाग भी देखने को मिलेंगे। जैसे भाग इसके गर्भगृह, जैसे बद्रीनाथ मंदिर जो कि चमोली में स्थित है, अलकनंदा बहती है उधर, गर्भगृह, मंडप, सिंहद्वार, और जैसे चौथा भाग जो गुंबदाकार शिखर। तो आयोग ने जो अभी हाल ही में एग्जाम आता है उसमें 3 भाग ही दिया था, तो आपको भी आयोग के अनुसार ही चलना है। बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? पनार, कोसी, रामगंगा या फिर गोला? तो रामनगर होता तब हम कोसी करते, लेकिन काठगोदाम, हल्द्वानी ये सब गोला करेंगे हम। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। काठगोदाम, रानीबाग ये सब हल्द्वानी अगर आते हैं तो गोला। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और 30 में से कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।